प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं 11वीं कक्षा की जो ये सहायक सामग्री है इसको पढ़ा रही हूँ और हमारी 11वीं कक्षा की जो अंतरा भाग 1 है उसका पाठ 6 जिसका नाम है खाना बदोश, इस पाठ को आज समझाऊंगी। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो खाना बदोश का अर्थ समझिए। खाना बदोश का मतलब होता है जो अपने पेट भरने के लिए नौकरी की तलाश में इधर उधर जाते हैं और उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इधर उधर जाते हैं, नौकरी करने के लिए, उन्हें खाना बदोश कहते हैं। तो देखिए पाठ का परिचय बहुत ही छोटा है और देखिए पाठ परिचय, इस सामाजिक समस्या प्रधान कहानी के माध्यम से लेखक ने मेहनत मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण, यातना तथा समाज की जातिवादी मानसिकता का चित्रण किया है। ये चित्रण नहीं कि चित्र बनाए हैं आड़ी तिरछी रेखाओं से, यानी कि शब्दों के माध्यम से उन्हें बताया गया है जो समाज में समस्याएं प्रधान है कहानियां, जैसे मजदूरों का शोषण करना और स्त्री शिक्षा का विरोध करना, महिलाओं को दूसरी शादी न करने देना, बहुत सारे सामाजिक बुराइयां हैं हमारे समाज में। तो उन जातिवादी मानसिकता वालों का उनका चित्रण किया है। मजदूर वर्ग मेहनत कर इज्जत से जीना चाहता है पर उच्च ताकतवर वर्ग ऐसा होने नहीं देते। इस पाठ में जो बेचारे गरीब मजदूर हैं उन लोगों को उनका शोषण करते हैं। जहां उनकी 500 रुपये मजदूरी बनती है तो उनको 100 रुपये मजदूरी दी जाती है, 400 अपनी जेब में रखी जाती है। तो इस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है। चलिए अब हम स्मरणीय बिंदु पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने हमारी अच्छे से इस पाठ को समझ लिया तो बच्चे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए स्मरणीय बिंदु, सुकिया और उसकी पत्नी मानो कमाने खाने की इच्छा से गांव देहात छोड़कर शहर आए थे। तो हमारा इसमें महत्वपूर्ण जो पात्र का नाम है, क्या नाम है? सुकिया और इसकी पत्नी, सुकिया की पत्नी। मतलब यानी कि कमाने खाने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए, पेट भरने के लिए गांव देहात यानी गांव को छोड़ करके कहाँ आए थे? शहर आए थे। वे असगर ठेकेदार के भट्टे पर ईंट पाथने का काम करते थे। अब देखिए हमारे ठेकेदार जी का क्या नाम है? असगर। उनके भट्टे पर ईंट पाथने का काम करते थे, ईंट को पाथा करते थे, तब उन्हें पेट भरने के लिए 2 पैसे मिला करते थे। भट्टे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक था, यानी कि खतरनाक काम को भी किया करते थे। ईंटें पकाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी, गन्ने की बाली को मोरियों के अंदर डालना होता था। जिसमें ईंट पकाई जाती है उनके अंदर इन सभी सामग्री को डाला जाता था, जिससे फिर ईंट पकती थी। छोटी सी असावधानी मौत का कारण बन सकती थी, यानी कि छोटी सी अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाती थी। बहुत से मजदूर मारे जाते थे। भट्टा मजदूरों को दड़वे नुमा छोटी छोटी झोपड़ियों में रहना पड़ता था, यानी कि वहाँ छोटी छोटी सी बहुत गुफा जैसी छोटे सा हिस्सा होता था, दड़वे टाइप का, जो बहुत ही उसमें इंसान अच्छे से ना बैठ पाता है ना सो पाता है, उनमें रहना पड़ता था। संध्या के समय दिन भर के थके हारे मजदूर रात को दड़बों में घुस जाते थे, यानी कि बेचारे दिन भर तो बहुत मेहनत करते थे, शारीरिक कष्ट उठाया करते थे और रात को उन छोटी छोटी सी दड़बों में जाकर के सो जाते थे। यानी कि बहुत छोटा सा हिस्सा, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन के डिब्बे हैं उनसे भी छोटे। सांप और बिच्छू का डर लगा रहता था। भैया सांप और बिच्छू आ रहे हैं, अब क्या करें? मेहनत करके जब थक गया इंसान तो उसे कहाँ इन चीजों की चिंता होगी। तथा वातावरण में जंगल का सा सन्नाटा छा जाता था, यानी कि वातावरण यानी आसपास एकदम सन्नाटा, जैसे आपने वो शोले फिल्म में सुना होगा और आपने गोविंदा जी की फिल्म में सन्नाटा भी सुना होगा नाम। सन्नाटा यहाँ बेटा, मैं तो आपको एक खुश करने के लिए सब बोल रही थी। सन्नाटा मीन्स कोई किसी भी प्रकार की आवाज नहीं, एकदम शांत वातावरण।
मानो भट्टे के माहौल से तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। इसीलिए खाना बनाते समय चूल्हे से आती चिटपिट की आवाज़ों में उसे अपने मन की दुश्चिंताओं और आशंकाओं की आवाज़ें सुनाई देती थी। यानी कि उसकी पत्नी उधर खाना बनाती थी, चिटपिट की आवाज़ आती थी, और दूसरी बात उसके मन में बहुत सारे सवाल होते थे, आशंका होती थी, लेकिन वो फिर भी उन आवाज़ को, आशंकाओं की आवाज़ सुनाई देती रहती थी और वो सुनता रहता था। मानो के मन में शारीरिक शोषण का डर था। मानो के मन में शारीरिक शोषण का डर था। बात ना मानने पर प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट थी। यानी कि मन में जो शोषण, उन्हें पता है हमारा शोषण हो रहा है, हम पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन क्या करें, पेट तो भरना है। तो एक दिन भट्टा मालिक मुख्तार सिंह कहीं बाहर चला गया तो उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आने लगा। यानी कि जो भट्टा मालिक है, उस मुख्तार सिंह, उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आने लगा। यानी कि मालिक तो चला गया, बेटा आने लगा। सूबे सिंह के भट्टे पर आने से भट्टे का माहौल बदल गया। यानी कि माहौल इसलिए बदल गया प्यारे बच्चों, उसकी सोच अच्छी नहीं थी बेटे की। ठेकेदार असगर उससे डरा डरा रहने लगा। जो ठेकेदार असगर है वो डरा डरा रहने लगा। सूबे सिंह अपनी सेवा टहल कराने के बहाने एक मजदूर महेश की पत्नी किसनी का यौन शोषण करने लगा। यानी कि जो ठेकेदार का बेटा था सूबे सिंह, वो अपनी, कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरी कोई सेवा कर दो, कोई पैर दबा दो, इसलिए वह महेश की पत्नी किसनी को ले गया और उसका फिर यौन शोषण किया। उसने किसनी को साबुन, कपड़े और ट्रांजिस्टर लाकर दिया। यानी कि किसनी को लालच दिया, साबुन दिए, अच्छे अच्छे सुगंधित साबुन दिए, कपड़े दिए, ट्रांजिस्टर एक लाके दिया। तो किसनी भी खुश थी। वह किसनी को शहर भी घुमाने ले जाने लगा। यानी जो किसनी थी वो भी थोड़ी विचारों की गंदी महिला थी, तो वो उस ठेकेदार के बेटे के साथ चली जाया करती थी शहर घूमने। किसनी खुश थी, वह सूबे सिंह के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगी थी। उसके रंग ढंग में परिवर्तन आ गया था। उसका पति महेश शराब पीने लगा था। उसे देखकर मजदूरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। यानी कि जब उसकी पत्नी चली जाती थी, वो शराब पीकर टुल्ल रहता था, तो पूरे मजदूर आपस में फुसफुसाहट करने लगे कि देखो कितनी घटिया औरत है, कितनी बेशरम औरत है, किसी के साथ भी घूमने चली जाती है, पति शराब पीकर पड़ा रहता है। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों फुसफुसाहट, यानी पीठ पीछे बातें करना। मानो और सुकिया खुश थे। मानो किसकी पत्नी थी? सुकिया की पत्नी थी मानो। भाई अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सुकिया की पत्नी का क्या नाम था? मानो। तो क्योंकि भट्टे पर काम करते हुए उन्होंने कुछ पैसे बचाए थे। देखो प्यारे बच्चों, आपके माता पिता भी मान लीजिए उदाहरण के रूप में 30,000 कमाते हैं, तो 30,000 में से 20,000 खर्च करते हैं, 10,000 फिर भी बचाते हैं। तो इसी प्रकार से सुकिया और मानू ने भी पैसे बचाए। भट्टे पर पकती लाल लाल ईंटों को देखकर मानो खुश थी। वह ज्यादा काम करके ज्यादा रुपए जोड़कर अपना एक पक्का मकान बनाने का सपना देखती थी। यानी कि जो सुकिया की पत्नी थी मानो, वो कहती थी हम पैसे जोड़ेंगे और पैसे जोड़ करके एक अपना पक्का मकान बनाएंगे। मानो सपने देखा करती थी। एक दिन किसनी के अस्वस्थ होने पर सूबे सिंह ने ठेकेदार असगर के द्वारा मानो को अपने दफ्तर में बुलवाया। प्यारे बच्चों, जो ठेकेदार का बेटा था सूबे सिंह, उसने यानी कि सुकिया की पत्नी मानो को बुलवाया, क्योंकि किसनी की तबीयत खराब हो गई थी। बुलावे की खबर सुनते ही मानो और सुकिया घबरा गई, क्योंकि वे डरते थे सूबे सिंह से। वे सूबे सिंह की नीयत भाप गए थे। उन्हें पता था कि सूबे सिंह बहुत ही गंदा इंसान है, इसीलिए वो डरे डरे थे। मानो इज्जत की जिंदगी जीना चाहते थे। यानी कि जो मानो और सुकिया थे वो इज्जत की जिंदगी जीना चाहते थे, अपनी बदनामी नहीं होने देना चाहते थे।
वह किसनी बनना नहीं चाहती थी। किसनी गंदी औरत थी, मानो किसनी बनना नहीं चाहती थी। मानो नाम है प्यारे बच्चों। उनकी घबराहट देखकर जसदेव मानो के स्थान पर स्वयं सूबे सिंह से मिलने चला गया। सूबे सिंह ने जसदेव को अपशब्द कहे और लात घूंसों से पिटाई कर दी। जो मानो को बुलाने गया था, उस बंदे ने जब कहा कि वो नहीं आ रही है तो सूबे सिंह ने खूब पिटाई की। सुकिया और मानो उसे झोपड़ी में ले आए। जसदेव के इस अपनेपन के कारण मानो उसके लिए रोटी बनाकर ले गई। जो जिसकी पिटाई की थी, तो दोनों पति पत्नी मानो और सुकिया उसे अपने घर में ले आए। किसको? जसदेव को। और उसकी सेवा पानी की, उसे खाना खिलाया। लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उसने मानो की बनाई रोटी नहीं खाई। वही आया ना भेदभाव। तो वो ब्राह्मण था। कौन? जसदेव ब्राह्मण था और मानो और सुकिया नीच जात के थे, तो उन्होंने उसके घर का खाना नहीं खाया। असगर ठेकेदार जसदेव को सुकिया और मानो के चक्कर में ना पड़ने की सलाह देता है। जो असगर ठेकेदार है वो कहता है कि जसदेव को कि सुकिया और मानो इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम चले जाओ। जसदेव का व्यवहार मानो और सुकिया के प्रति जसदेव का व्यवहार मानो और सुकिया के प्रति बदलता चला जाता है। जसदेव की पिटाई से भट्टा मजदूरों में भय फैल जाता है। जब जसदेव की पिटाई हो जाती है तो सब एक दूसरे से डरने लगते हैं। सूबे सिंह की हिदायत पर असगर ठेकेदार सुकिया और मानो की तरह तरह से परेशान करने लगा। उसने सुकिया से ईंट पाथने का साँचा ले लिया और मोरी का काम दे दिया। यानी कि जो सुकिया था, उसने ईंट पाथने का काम छीन करके उसे मोरी में जहाँ पे गन्ने और कोयला डालने का काम, खतरनाक काम किया जाता था, वो काम दे दिया जलन की वजह से। तो आवाज सुनकर वह दहाड़े मारकर रोने लगी। हाँ सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई। उसने सुकिया से ईंट पाथने का सांचा ले लिया और मोरी का काम दे दिया। एक सुबह मानो ने अपनी ईंट पाथने की जगह पर सारी ईंट टूटी हुई देखी। जो मानो थी सुकिया की पत्नी, जब वो ईंट पाथ कर आई थी, क्योंकि 2 दिन तो सूखने में भी लगते हैं ईंट को, कच्ची मिट्टी की ईंट थी। किसी ने उसे गुस्से में तोड़ दिया था उसकी ईंटों को, तभी तो उसे पैसे मिलते थे ईंट बनाने के। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। वह यानी कि मानो। आवाज सुनकर सुकिया वहां आया और टूटी ईंटें देखकर हक्का बक्का रह गया। असगर ठेकेदार ने टूटी ईंटों की मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। जो असगर ठेकेदार, उसने कहा जब तुम्हारी ईंट टूट गई मानो, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, साबित ईंट के पैसे दूंगा। तो वह बहुत रोने लगी। कौन रोने लगी? सुकिया। तो सुकिया सारी बात समझ गया और मानो का हाथ पकड़कर बोला कि ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे। वे लोग भट्टे को छोड़कर खाना बदोश की तरह किसी अनजान स्थान की ओर चल पड़े। यानी सुकिया समझ गया कि वो हम गलत काम नहीं कर रहे, इसीलिए वो हमें यहाँ जीने नहीं देंगे। तो चलो मानो, अब हम कहीं किसी और शहर में चलते हैं और वहाँ पर फिर नए काम की तलाश करते हैं और अपना पेट भरेंगे। तो वो भट्टे को छोड़कर खाना बदोश की तरह दूसरे शहर में चले गए। तो प्यारे बच्चों, खाना बदोश का इस पाठ के अंदर खाना बदोश पाठ के माध्यम से मजदूरों के प्रति हो रहे शोषण और छुआछूत अछूत, इन पर कड़ा प्रहार करते हुए लेखक ने समझाने का प्रयास किया है। चलिए प्यारे बच्चों, हम प्रश्न समझते हैं। अब प्यारे बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर सहित अब हम समझते हैं। पहला प्रश्न है, सूबे सिंह के संपर्क में आने पर किसनी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया और क्यों? यानी कि किसनी, महेश की पत्नी, जब सूबे सिंह उसके पास जब रहती थी तो उसके व्यवहार में, उसके चरित्र में क्या परिवर्तन आया उसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर है कि सूबे सिंह भट्टा मालिक मुख्तार सिंह का अय्यास बेटा था। यानी कहते हैं ना अय्यास, बदतमीज बेटा था, मुख्तार सिंह का बेटा था। उसने किसनी को दफ्तर की सेवा
टहल का काम दे दिया था, यानी कि दफ्तर में पानी पिलाने का किसी को काम दे दिया था कि तुम खाना बनाओगी, मेरे को पानी पिलाओगी और मेरी सेवा करोगी। शुरू शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था, यानी शुरू शुरू में किसी ने सोचा ही नहीं था कि किसनी भी बहक जाएगी और गलत काम करने लगेगी। धीरे धीरे वह भट्टे पर गारे मिट्टी का काम छोड़कर रोज ही दफ्तर में रहने लगी थी। यानी कि वो पहले तो भट्टे पे काम किया करती थी गारे मिट्टी का, लेकिन जब वो दफ्तर में रहने लगी तो उसको भी आनंद आने लगा और वह भी ऑफिस में जाने लगी। इससे किसनी के पास वे सब सुविधाएं आ गई जिनकी अन्य मजदूर कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यानी जो किसनी थी प्यारे बच्चों, उसके पास महंगी से महंगी चीज़ें आने लगी, महंगी से महंगी साड़ी आने लगी जो मजदूर लोग नहीं खरीद सकते, किसनी को मिलने लगी। इसलिए किसनी बहुत खुश रहती थी और महंगे महंगे कपड़े सामान खरीदा करती थी। जो अन्य मजदूर जो कम कमाने वाले हैं वो उसको सोच भी नहीं सकते थे खरीदने की। अब वह हैंडपंप के नीचे साबुन से रगड़ रगड़े कर नहाती थी, यानी कि इतना महंगा साबुन उसे मिल गया था कि वो रगड़ रगड़ के नहाती थी, जो कभी साबुन से नहाती नहीं थी। ट्रांजिस्टर पर फिल्मी गाने सुनती थी, क्योंकि ट्रांजिस्टर पे गाने सुनती थी और मजदूरों पे कहाँ होते थे पहले। खैर आजकल तो बेटा सभी पर सुविधाएं हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति पर सभी प्रकार की सुविधाएं हमारी सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने बहुत ही हमारे देश को विकसित किया है, बहुत ही ऊपर उठा दिया है। तो लेकिन पहले ये सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तथा अच्छे कपड़े पहनती थी। वह अपने पति महेश की उपेक्षा करने लगी थी और ज्यादातर समय दफ्तर में खिलखिलाती रहती थी। वह सूबे सिंह के साथ शहर भी जाने लगी थी और कई कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी, यानी कि वो उसके साथ खुश रहती थी और उसके साथ शहर में भी 10-10, 5-5, एक हफ्ते रहा करती थी। जब लौटती थकी हारी निढाल और मुरझाई हुई, इससे वह अन्य मजदूरों में कानाफूसी का कारण बन गई थी। जब देखते थे वो बड़ी थकी हुई है, एक एक हफ्ते बाहर रहती है और क्या कहते हैं नए नए कपड़े पहन रही है, तो कानाफूसी यानी कि पीठ पीछे बुराई करने लगे। कुछ सुविधाओं के लिए शोषण और गर्त के ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जहां से लौटना मुश्किल था। यानी कि जो क्या कहते हैं किसनी थी वो गलत रास्ते पे चली गई, बहक गई, अब वो वापस नहीं लौटना चाहती थी क्योंकि उसे मजे आ रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना भाव पर प्रकाश डालिए। यानी जो खाना बदोश की कहानी है वो क्या दर्शाना चाहती है, क्या हमें संदेश देना चाहती है, तो उस पर प्रकाश डालना है। तो हमारा उत्तर है प्यारे बच्चों, खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना है मजदूर वर्ग का शोषण। जो ये हमें कहानी हमें भाव यानी कि जो हमें बताना चाहती है ये कहना चाहती है कि मजदूरों का शोषण होता है, किस प्रकार से शोषण होता है। इस कहानी में लेखक ने मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण तथा यातना को चित्रित किया है। मजदूर यदि इज्जत के साथ जीना भी चाहे तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। यानी कि जो अमीर लोग हैं वो नीचे लोगों का शोषण करते हैं। हमारे समाज में व्याप्त जातिवादी मानसिकता भी समाज को बांटने में अहम भूमिका निभाती है। शोषक वर्ग इसको एक हथियार के रूप में अपने पक्ष में प्रयोग करते हैं। जो शोषक वर्ग है, जो बड़े बड़े लोग हैं जो छोटे लोगों का शोषण करते हैं, तो वो हथियार के रूप में अपने पक्ष में काम करते हैं। शोषित वर्ग कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, वह तो रोजी रोटी की समस्या में ही उलझ कर रह जाता है। यानी जो बेचारा जिनका शोषण हो रहा है उसको कहाँ फुर्सत है कि वो अपने लिए न्याय की उम्मीद करे और अपने लिए न्याय मांगे किसी से। तो इसीलिए प्यारे बच्चों वह तो रोजी रोटी की समस्या में ही उलझ कर रह जाता है, इसका यही अर्थ है। इस कहानी में भी जमीन से उखड़े हुए लोगों की व्यथा को बताया गया है, जो रोजी रोटी की कमाने की इच्छा में शोषण चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि आजीवन खाना बदोशों
खाना बदोशों जैसा जीवन जीने को विवश होकर रह जाते हैं। यानी कि जो जमीन से उखड़े हुए लोग, यानी जो अपने गांव, जमीन, इन सबको छोड़ देते हैं, वो अपने गांव को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, तो उनका शोषण होता है, तो आजीवन खाना बदोश जैसी जिंदगी उन्हें जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा। खाना बदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यानी जो खाना बदोश कहानी है, समाज की किन किन समस्याओं को बताया गया है, रेखांकित में बताया गया है। आपको उस कहानी पर दृष्टिकोण अपना प्रकाश डालना है। तो प्यारे बच्चों, उत्तर है इस कहानी में आज के समाज की निम्नलिखित समस्याओं को रेखांकित किया गया है। पहला है, समाज में जाति भेद अभी तक कायम है। आप देखते होंगे प्यारे बच्चों कि अभी भी हमारे समाज में कुछ लोग जाति भेदभाव करते हैं कि जाति भेदभाव यानी इसके घर का पानी नहीं पिएंगे, हम इसके घर का खाना नहीं खाएंगे। नंबर 2, मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है और वे इस यातना को झेलने के लिए विवश हैं। तो प्यारे बच्चों, पेट तो भरना है भाई, भूख तो मिटानी है, उसके लिए पैसा चाहिए। अगर हमारा कोई शोषण कर रहा है, हमें 500 की जगह 100 रुपये दे रहा है, तो हम गरीब लोग हैं, तो हमें नौकरी करनी है, तो हम 100 रुपये भी रख लेंगे, लेकिन 400 का विरोध नहीं करेंगे। मजदूर अभी भी नारकीय जीवन जीते हैं। नरकीय होना चाहिए था, नारकीय मीन्स जिसे बोलते हैं ना नर्क, उस प्रकार से उनके लिए सुविधाओं का अभाव है। यानी कि वो अभी भी बहुत नर्क वाली जिंदगी जीते हैं, मजबूर हैं, उनको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अगला जो हमारा बिंदु है चौथा, समाज में स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं, वे दोहरे शोषण की शिकार हैं। दोहरे शोषण की शिकार हैं। स्त्रियों के लिए सम्मानजनक दृष्टिकोण का अभाव है। प्यारे बच्चों, यानी कि कुछ स्थान पर, कुछ ऑफिस में स्त्रियां काम करती हैं, नौकरी करती हैं, और कुछ अमीर लोग उनका शारीरिक शोषण करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम दोहरे शोषण, दोहरा शोषण या दोहरे शोषण। और अगला 5वां है, समाज में शोषण को देखकर चुप रहने की मानसिकता व्याप्त है। इन समस्याओं के प्रति लेखक का दृष्टिकोण मानो सुकिया के माध्यम से प्रकट हुआ है। दोनों अपना जीवन जीना चाहते हैं, परंतु शोषणकारी शक्तियां उन्हें प्रताड़ित करती हैं। वे शोषण के सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करके बल्कि कष्टपूर्ण जीवन झेलने के लिए कहीं और चल देते हैं। वे खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए विवश हैं। कहानीकार के पास इस शोषण का कोई समाधान नहीं है। यानी कि वो कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, झेलने के लिए मजबूर हैं। वे खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए विवश हैं। कहानीकार के पास इस शोषण का कोई समाधान नहीं है। इतना अवश्य है कि वह शोषित और मजदूर वर्ग से गहरी सहानुभूति रखता है, पर वह कोई तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया है। यानी कि मजदूरों की गरीबी के बारे में, उनके शोषण के बारे में तो लिख दिया है कहानीकार ने, हमारे लेखक ने, लेकिन कोई तर्कपूर्ण समाधान नहीं बताया है। प्यारे बच्चों, देखिए अभी आपको मैंने प्रश्न उत्तर समझाए थे। अब ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, पाठ पर आधारित। हमारा पहला प्रश्न है, खाना बदोश का क्या अर्थ है? तो आपको मैंने और भी पहले भी पाठों में समझाया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न के अंदर और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से सही उत्तर को चुनना है। जैसे हमारे पास क, ख, ग, घ ये 4 उत्तर दे रखे हैं, तो उसमें से आपको सही उत्तर ढूंढ करके आपको टिक करना है। तो खाना बदोश का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों? हमारा इसका उत्तर होगा ख। क्या होगा? ख। यानी जो एक जगह टिक कर नहीं रहते। आज दिल्ली, कल 1 हफ्ते बाद पटना, फिर उसके 1 हफ्ते बाद बम्बई और 1 हफ्ते बाद हरियाणा, तो उन्हें बोलते हैं खाना बदोश। नंबर 2 प्रश्न,
भट्टे के मजदूर शाम के समय कहाँ रहते थे? ये हमारे 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारा उत्तर है ग, दड़वे नुमा झोपड़ियों में। आया प्यारे बच्चों याद? दड़वे नुमा झोपड़ियों में। तीसरा प्रश्न है, जसदेव कौन था? क ख ग घ। आपको उत्तर दे रखे हैं 4। तो हमारा पहला उत्तर है भट्टे पर काम करने वाला ब्राह्मण लड़का। चौथा प्रश्न है, सूबे सिंह कौन था? सूबे सिंह कौन था? आपको याद आ गया होगा, भट्टे के मालिक का बेटा। क ख ग घ में से क। नंबर 5, महेश के दारू पीने का क्या कारण था? आप याद करें कि वो दारू क्यों पीता था? क्योंकि क बेरोजगार होना, ख समय पर पैसा न मिलना, ग पत्नी की गलत राह पकड़ लेना, घ मालिक के द्वारा पिटाई होना। तो प्यारे बच्चों, इनमें से सही उत्तर है ग, क्योंकि उसकी पत्नी कहाँ चली गई थी? गलत रास्ते पर। तो छठा प्रश्न है, सूबे सिंह किसको शहर घुमाने ले जाया करता था? किसको घुमाने ले जाता था शहर? किसनी को। 7वां प्रश्न है, मानो के बदले ऑफिस में काम करने कौन जाता था? मानो के बदले ऑफिस में काम करने कौन जाता था? तो सही उत्तर है जसदेव, जो ब्राह्मण लड़का था। अगला हमारा प्रश्न है 8वां, किसनी के बदले ऑफिस में काम करने किसको बुलाया गया था? जब किसनी बीमार पड़ गई थी तो याद करिए प्यारे बच्चों, किसको बुलाया था? तो क महेश, ख सुकिया, ग जसदेव, घ मानो। तो प्यारे बच्चों, मानो को बुलाया था। ठीक। अब हमारा अगला प्रश्न है 9वां, भट्टे पर सूबे सिंह किसकी पिटाई करता है? किसकी पिटाई करता है सूबे सिंह? क असगर, ख किसनी, ग महेश, घ जसदेव। आपने देखा था जसदेव की पिटाई करता है। किसकी पिटाई करता है? जसदेव की। 10वां प्रश्न, जसदेव ने मानो की बनी हुई रोटियां क्यों नहीं खाई? क्योंकि वह ब्राह्मण था। इन 4 उत्तर दिए गए हैं। चारों उत्तर में से क, क्योंकि वह ब्राह्मण था। प्यारे बच्चों, आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया होगा, उम्मीद करती हूँ। और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।